हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाए बेटा सभी बच्चे। रमेश गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग। कुछ बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। राधे श्याम गुड आफ्टरनून बेटा। हरि प्रसाद गुड आफ्टरनून बेटा। सभी बच्चों को बेटा गुड आफ्टरनून। आ जाओ बेटा सभी बच्चे जल्दी से। आज जो अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है बेटा ऊंट, कैमिल। इसकी हम बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ 2 कुबड़ वाला ऊंट है, यहाँ 1 कुबड़ वाला, सिंगल हम्प और डबल हम्प। देखो हम सीधा सा लिख दें, 1 कुबड़, और ये कौन सा है, 2 कुबड़ वाला है जो आपको दिख रहा है। इसमें तो दिखने में कोई डाउट नहीं, कुबड़ 2 दिख रहे हैं। और ये भी कौन सा है, सुनीता गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून बेटा। देखो ये 2 कुबड़ वाला है, ये कुबड़ा जैसा अपने को साफ दिख रहा है। पहले तो मैं एक कुबड़ की बात कर लेता हूँ। ये जो कुबड़ है, इस कुबड़ की ऊंचाई, इस कुबड़ की ऊंचाई कितनी होती है सेंटीमीटर में? कितनी सेंटीमीटर ऊंची होती है कुबड़? कुबड़ कितनी सेंटीमीटर होती होगी? ये लगभग कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है। इसके अगर व्यास की बात करें तो ये होता है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों चीजें के लिए इतना पूछेगा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। इसकी ऊंचाई जो होती है कुबड़ कुबड़ की, पूरे ऊंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुबड़ की बात कर रहे हैं। ये कुबड़ की 50 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है और लगभग 150 का व्यास होता है। ये बात हो गई अपने 1 कुबड़ वाले ऊंट की, या चाहे 2 कुबड़ वाले ऊंट की बात हो। इस 1 कुबड़ वाले ऊंट, हाँ पहले बात करें ऊंट में बेटा क्रोमोसोम नंबर। ये क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें? 74 होते हैं ऊंट में। क्रोमोसोम नंबर कितने, गुणसूत्र नंबर कितने हैं? 76 होते हैं। ऊंट में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं कितने? 74। ओके, ये तो बात हो गई अपने ऊंट की। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें बेटा, वैज्ञानिक नाम की हम बात करते हैं, बोटनिकल नेम नहीं कहेंगे, जरूर कहेंगे केमेलस डोमिडेरेंस, डोमेडेरेंस। ये तो कौन सा हो गया बेटा, 1 कुबड़ वाला। 2 कुबड़ वाले को क्या कहेंगे? 2 कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहेंगे? केमेलस बैक्टीरियंस। क्या कर देंगे? केमेलस बैक्टीरियंस कर देंगे। ये कौन सा हो गया अपना, 2 कुबड़ वाला ऊंट हो गया। देख लो एक बार, 1 कुबड़ वाला कौन सा है, 2 कुबड़ वाला कौन सा है? क्या कर देंगे? केमेलस बैक्टीरियंस कर देंगे। ये कौन सा हो गया अपना, 2 कुबड़ वाला ऊंट हो गया। देख लो एक बार, 1 कुबड़ वाला कौन सा है, 2 कुबड़ वाला कौन सा है? चलो बच्चों, अब बात करें वैज्ञानिक नाम हो गया केमेलस डोमिडेंस और केमेलस बैक्टीरियंस। ये अपना वैज्ञानिक नाम हो गया इस ऊंट का। कुल की बात करें तो बेटा कुल क्या है इसका, केमेलिडी, और जो इसका समूह उसको कहते हैं टोला। एक बता दो बेटा ऊंट की आयु, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊंट की जो आयु होती है वो होती है लगभग 40 वर्ष। ऊंट की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 40 वर्ष की उम्र। मैंने पहले बताया हुआ है आपको, फिर बताता हूँ। कुल केमिलिडी है, ऊंट का समूह टोला। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इस ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु मानते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु। अब राजस्थान के राजकीय पशु की 2 श्रेणियां हैं। एक तो बेटा वन्य जीव श्रेणी, वन्य जीव श्रेणी, और दूसरी है पशुधन श्रेणी, पशुधन श्रेणी। इस पशुधन श्रेणी में जो राज्य पशु है वो कौन सा है, ऊंट को माना गया। यार कौन सा ऊंट? 1 कुबड़ वाला। ये वाला नहीं है, कौन सा है, ये कुबड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक पाया भी कौन सा जाता है,
राजस्थान का राजकीय पशु। ठीक है, अब इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये बातें तो नॉर्मली सब जानते हो, आगे आगे जैसे जैसे आएगी मैं बता दूंगा आपको। राजकीय पशु है, एक खूब बड़ा ऊंट है, ये मतलब ये वाला हो गया। इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया कब गया था? इसको कब कहा गया भाई तू राजकीय पशु है? तो कब कहा गया था? 30 जून 2014 ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु कहा गया था राजस्थान का। कब कहा गया था? 30 जून 2014 को इसे राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। कोई नहीं गुरुजी। वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है बेटा? वन्य जीव श्रेणी में है चिंकारा। चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला, ये वैज्ञानिक नाम है चिंकारा का है, गजेला गजेला। ये पशुधन वन्य जीव श्रेणी का है। जो अपना ऊंट की बात करें वो पशुधन श्रेणी का है। कौन सा ऊंट है? ये वाला ऊंट है, वो वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला ऊंट कहाँ का है? अंकित चौधरी हेलो बेटा। ये वाला ऊंट कहाँ का है? ये है लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख मतलब हम सीधा सा कहते हैं ठंडे प्रदेशों का जो ऊंट है ना वो ये है। ठंडे प्रदेशों की मैंने बकरी पड़ी, मतलब बकरी के ऊपर शरीर पे बाल बहुत होते हैं। भेड़ पड़ी मतलब भेड़ पे बाल थे। तो ये इस ऊंट के शरीर पे बाल क्या होते हैं? ज्यादा होता है। इसे हमने क्या कर दिया? ठंडे प्रदेशों का ऊंट कर दिया। यहाँ तक ठीक था। हमने दोनों के बारे में बात कर ली है। क्रोमोसोम नंबर दोनों की कौन सा 74 होंगे। वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ लिया, कुल पढ़ लिया, समूह कह दिया। ठीक है, दोनों की आयु पढ़ ली। हाइट हम जैसे जैसे नस्लों के हिसाब से पढ़ेंगे। हाइट होती है लगभग 8 से लेकर 12 फीट तक होती है। ये ऊंट हाइट में छोटा होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का जैसे जैसे ऊंचाई पर रहने वाले लोग उनकी हाइट कम होती है, तो इसकी भी हाइट क्या होती है? थोड़ी कम होती है इस ऊंट की अपेक्षा। तो ये तो क्या ऊंट का सामान्य परिचय। देखो भी आगे हम बात करेंगे भारत में ऊंट की नस्लें कितनी है, राजस्थान में ऊंट की नस्लें कितनी है। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देखो। ये अपना लिखा हुआ है ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, एनआरसी ऑन कैमल। ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर। फिर एक चीज और देखना, विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट, विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट, सफेद ऊंट, विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट कहाँ है बेटा? ये है जोहड़बीड़ बीकानेर, या हम कह सकते हैं एनआरसी ऑन कैमल। ये यहाँ पर है। विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट कहाँ है? इस एनआरसी ऑन कैमल में। सफेद हाथी की बात करें बेटा, सफेद हाथी कहाँ का है? तो ये थाईलैंड में होते हैं। अपने यहाँ सफेद हाथी नहीं है। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। सफेद मोर कहाँ होते हैं बेटा? अफ्रीका में होता है। सफेद मोर अफ्रीका के हैं। सफेद ऊंट इंडिया का है, मतलब राजस्थान का है। और सफेद हाथी थाईलैंड के होता है। चलो ये भी कोई बात नहीं है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। फिर देखो बेटा, राज्य में ऊंट पालक जाति, राजस्थान में जो ऊंट पालक जाति है वो दो जाति है, रायका रेबारी। रायका और रेबारी है। जालोरी ऊंट के लिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। रायका और रेबारी ऊंट पालक जाति होती है। फिर देखो ऊंट की खाल पर मीनाकारी, जो ये चित्रकला है ना, ये ऊंट की जो त्वचा है, बालों पर जो चित्रकला होती है उसे कहते हैं मीनाकारी। और ये इस कला को क्या कहते हैं? उस्ता कला। लिखा हुआ है उस्ता कला। ये क्या है? उस्ता कला। और उस्ता कला का फेमस कारीगर था निजामुद्दीन उस्ता। ठीक है, ये कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर के उस्ता परिवार की है। देख लो, ये फेमस है बीकानेर के उस्ता परिवार के। बीकानेर के उस्ता परिवार की फेमस कला है ये उस्ता कला। यहां तक ठीक। फिर देखो ऊंट के बीमार होने पर, जब भी ऊंट बीमार होता है तो जो रायका और रेबार जाति के लोग हैं वो क्या है? पाबूजी की फट बचवाते हैं, पूजा की जाती है। देखो बीमार होने पर क्या करते हैं? पाबूजी की पूजा की जाती है, कोई बात नहीं है। और जब ये ठीक हो जाता है, ठीक होने पर या दुरुस्त होने पर, तैयार होने पर पाबूजी की फट बचवाते हैं। पाबूजी की फट बचवाते हैं, बचवाते हैं। इनका जागीरना नहीं होता, इनकी फड़ को बांधा जाता है। और ये फड़ बांधने वाला कौन होता है? भोपा होता है। पाबूजी की जो फड़ बांधता है वो क्या होता है? भोपा होता है। ये जीके में आपने बहुत बार पढ़ा है। ऊंटों के शरीर का तापमान, ऊंट के शरीर का तापमान दिन में परिवर्तनशील रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। अब यहाँ बात करें सुबह के समय, सुबह के समय तापमान रहेगा 35 से 36 डिग्री और शाम को 2 डिग्री बढ़ जाता है 37 से 38 डिग्री। ठीक है, ये बात करें पर ऊंट के तापमान की। ऊंट का जीवन काल 40 वर्ष मैंने बता दिया है। ऊंट में मध्यकाल की अवधि
3 से 5 दिन, मध्यकाल होता है 3 से 5 दिन, 7 दिन तक का भी हो जाता है कई बार। ऊंट में मध्य चक्र की अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया, मध्य चक्र, मध्य चक्र, ये मध्य चक्र कितना होता है, 14 दिन का होता है। मध्य चक्र कितने दिन का होगा, 14 दिन का होता है। कई किताबों में लिखा हुआ है 14 से लेकर 28 दिन तक, कितना लिखा हो, 14 से 28, लेकिन ध्यान रखना 14 दिन का मध्य चक्र होता है। फिर है ऊंट में अंडोत्सर्ग का समय, अंडोत्सर्ग किसे कहेंगे, जैसे पर जो क्या कहते हैं, ऊंट का क्या होता है, मध्यब्याणा, मध्यब्याणा क्या होता है, प्रजनन होता है, प्रजनन होने के बाद, प्रजनन होने के बाद अंडाणुओं में, अंडाणु का जो शरण होता है, मतलब मादा पशु से गर्भाशय अंडाणु छोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग का समय। ये होता है मध्य में आने के 36 घंटे बाद अंडोत्सर्ग का समय होता है। फिर है मध्य में आने को कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुत कहते हैं या इसे कहते हैं मस्ती। ऊंट का मध्य में आना क्या कहलाता है, रुत या मस्ती कहलाता है। ऊंट का मध्य में आना, रुत या मस्ती, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है। ये बात थी, अपने थोड़ी सी जानकारी हो, इससे संबंधित और भी जानकारी हम पढ़ेंगे। देखो अगला जो अपना पर्सन है वो है ऊंट में रतिंग, मतलब मध्य में आने का जो सीजन होता है वो होता है नवंबर से लेकर मार्च, मतलब शीत ऋतु, फिक्स है इसमें। ये मस्ती में मध्य में कब आता है, सिर्फ शीत ऋतु में आता है, जिसे कहते हैं रुटिंग सीजन। वो कब होता है, नवंबर से मार्च तक होता है। ऊंट में प्रतिवर्ष 90 से 100 ग्राम प्रतिदिन, प्रतिदिन लगभग 90 से 100 ग्राम या 110 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है, और प्रतिदिन 18-36 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ऊंट को लगभग 100 ग्राम नमक चाहिए पर डे, और कितना चाहिए, 10 से 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो सामान्य गाय भैंस को भी इतनी होती है। फिर देखो ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, वो सी पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, इससे ध्यान रखना, इसका कभी भी दही नहीं बनता। ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता। फिर एक चीज बताता हूं बेटा, राजस्थान की एकमात्र ऊंट दूध डेयरी कहां है, ये कहां है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान में एकमात्र ऊंट दूध डेयरी कहां है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, ऊंटनी के दूध में, उससे कम किस में पाया जाता है, भेड़ में। और इनके दूध का, ऊंटनी के दूध का कभी भी दही नहीं जमता, भेड़ का फिर भी जम जाता है, ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता। एक बार जब वातावरण की विपरीत परिस्थितियां हो, वातावरण की क्या हो, विपरीत परिस्थितियां हो, तो एक ऊंट एक टाइम में, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, गर्मी के दिनों में अधिकतम पानी पी सकता है 136 लीटर, 135-36 लीटर पानी पी सकता है एक टाइम में, विपरीत परिस्थितियां हो। जन्म के समय ऊंट के बच्चे का वजन होता है, वो होता है 35 से 40 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे का वजन होता है, वो होता है 35 से 40 किलोग्राम, जिसे हम टोरडा कहेंगे। ऊंट 9 से 10 किलोग्राम, 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होता है। ऊंट की जो रफ्तार होती है, चलने की स्पीड होती है, वो होती है 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ऊंटनी कभी अपने नवजात बच्चे को, एक चीज और, ऊंटनी कभी भी, कुछ कंडीशन होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन ऊंटनी कभी भी अपने नवजात को लिकिंग नहीं करती, चाटती नहीं है, लिकिंग नहीं करती। बाकी पशुओं में ऐसा होता है, लेकिन ऊंटनी कभी भी अपने नवजात को चाटती नहीं है। ऊंट के नर को केमल कहा जाता है, मादा को सांड कहते हैं, और युवा को, जैसे मैंने कहा था, क्या कहते हैं, टोरड्या। ये पूछ सकते हैं ये वाला प्रश्न, ऊंट के युवा को क्या कहा जाता है, टोरड्या। मादा को सांड कहेंगे, नर को क्या कहेंगे, केमल कहेंगे। विश्व में सर्वाधिक ऊंट पाया जाता है, ये पाया जाता है सोमालिया, रूस प्रांत में है सोमालिया, वहां पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंट बेटा राजस्थान में, लगभग 85% ऊंट राजस्थान में है, ठीक है। सर्वाधिक बाड़मेर में है, और न्यूनतम प्रतापगढ़, जो हमने पशु गणना पढ़ती है उनमें पढ़ा हुआ है। मादा ऊंट 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, और जबकि नर ऊंट की बात करें, प्रजनन योग्य नर ऊंट, प्रजनन योग्य नर ऊंट ये होता है 4 से 5 वर्ष की आयु में। मादा प्रजनन योग्य होती है 3 से 4 वर्ष में, नर प्रजनन योग्य 4 से 5 वर्ष में। और जो गर्भ काल होता है वो होता है 395 से 410 दिन तक होता है, लगभग 395 से 410 तक मानते हैं, तो लगभग कितना हो गया अपने 395 दिन। ये क्या होता है, इनका गर्भ काल होता है। अगला देखो, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं, पूरे इंडिया में ऊंट की नस्लें कितनी है। अब ये तो आपको पता है भाई, ऊंट सर्वाधिक राजस्थान में है। भारत में ऊंट की नस्लें कितनी है,
9 नस्लें रजिस्टर्ड है भारत में। ऊँट की कितनी नस्लें? 9 नस्लें रजिस्टर्ड है। जैसा कि मैं आपको नाम दिखा हुआ है कौन कौन से स्टेट की ये बता दूं। पहले देखो, पहला है बीकानेरी, विश्व का सबसे सुंदर ऊँट। ये कौन सा रंग का होता है? काला रंग का होता है, हल्का काला, ऐसा नहीं डार्क ब्लैक, लेकिन अच्छा काला रंग का होता है। सबसे सुंदर ऊँट है। कौन सा है? बीकानेरी। कहाँ का है? बीकानेर राजस्थान, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जैसलमेरी, ये कहाँ का है? जैसलमेर राजस्थान का, भूरे रंग का होता है। तीसरा है जालोरी, ये जैसलमेरी ऊँट है, मतलब धावक होता है, अच्छा ये ध्यान रखना। मतलब ये ठंडी रात में कई किलोमीटर से चलने में इसको होता है, पैर मजबूत होता है, लंबा चल सकता है ये। जैसलमेरी है, कहाँ का है? जैसलमेर राजस्थान। अगला है जालोरी, इसे हम कह सकते हैं बेटा सांचोरी। क्या कह सकते हैं? सांचोरी जालोरी एक ही बात है, ये सांचोर जालोर का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला है कच्छी, ये कच्छी ऊंट है बेटा गुजरात का, राजस्थान का नहीं है। कहाँ का है? गुजरात का। मालवी, कौन सी है? मालवी। मालवा क्षेत्र एमपी, मध्य प्रदेश का है ये, मध्य प्रदेश का। फिर है मारवाड़ी, अब आपने मारवाड़ी काफी नाम सुना है। ये कौन सा है? ऊंट। मारवाड़ का मतलब जोधपुर का है। अगला है मेवाड़ी, कौन सा है? मेवाड़ी, ये भी कहाँ का है? मेवाड़, उदयपुर, राजस्थान का है। फिर है मेवाती, अब मेवात क्षेत्र कहाँ है बेटा? हरियाणा में आता है। कहाँ से? अब ये अलवर के ऊपर वाला सारा एरिया है ना, राजस्थान से लेकर फिर हरियाणा तक, तो वो कौन सा है? मेवात। तो ये कहाँ गया होगा? राजस्थान और हरियाणा के मध्य का है। फिर है खारी ऊंट, कौन सा है? खारी ऊंट कहते हैं इसको, ये कहाँ का है? गुजरात का। अब मैंने नस्लें बताई इतनी, इनमें से बेटा देखो 5 या 6, हम 5 ही मानेंगे। 5 तो राजस्थान की है, ठीक है, एक एमपी का है और 2 कहाँ के हैं? गुजरात के, और एक कौन सा हो गया? हरियाणा का। ऐसे कुल मिला के कितनी है? 9 नस्लें हैं भारत में। मुख्य जो ऊंट पाया था राजस्थान में, सर्वाधिक नस्लें भी राजस्थान में है। सर्वाधिक नस्लें भी कहाँ है? राजस्थान में। अब ये एक बार थोड़ा समझ में आया बताओ? भारत में 9 नस्लें हैं, राजस्थान में मैंने कह दिया है 5 ही नस्लें हैं। आपने अब तक पता नहीं कौन सी नस्लें पढ़ी थी, आज जो पढ़ोगे वो एग्जैक्ट है। राजस्थान में नस्लें कितनी हैं? 5 नस्लें हैं। 5 पहली कौन सी है? जैसलमेरी, बीकानेरी, सांचोरी, मारवाड़ी और मेवाड़ी। ये 5 नस्लें पढ़ेंगे हम आगे, इनका जिक्र तो नहीं होगा लेकिन हम पढ़ेंगे इनमें से जो फेमस है। ये अपनी 9 नस्लें हो गई ये पूरे भारत की जो रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर का काम मैंने बता दिया, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार ये कितनी है? 9 नस्लें हैं। वहीं NDRI करनाल भी है। फिर देखो ऊंट की नस्लें, राजस्थान की बात करेंगे हम। राजस्थान में ऊंट की नस्लें कितनी है? 5 नस्लें। कौन सी है? बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, सांचोरी है और मारवाड़ी है। ये 5 नस्लें हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है बीकानेरी जैसलमेरी। बीकानेरी और जैसलमेरी जो ऊंट होता है उसके गर्दन, कंधे, पूंछ और थुई, जिसे कहते हैं हम कुबड़, पर लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं झींपराज। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है झींपराज वाला। इन नस्लों पर, बीकानेरी और जैसलमेरी, मेवाड़ी में भी होते हैं, इन नस्लों पर जो ऊंट के कंधे पर, सिर पर, पूंछ पर जो लंबे बाल होते हैं उन्हें कहते हैं जीफराज, और ये बालों का रंग होता है काले रंग। ये काले रंग के होते हैं, लंबे बाल होते हैं, इतना ध्यान रखना। ऊपर पर लंबे बाल, लंबे होते हैं बाल, नहीं तो लंबे बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? जीफराज। अब हम पढ़ेंगे ऊंट की नस्लें, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। पहला है बीकानेरी, फेमस ऊंट है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने उस्ता कला के बारे में, निजामुद्दीन उस्ता के बारे में, इनके बारे में आपको बता दिया। फिर है इसका मूल स्थान कहाँ है? बीकानेर क्षेत्र। अब ये किससे तैयार किया गया बेटा? ऊंट था पहले सिंधी और बलूची, अब ये रजिस्टर्ड नहीं है। सिंधी और बलूची ऊंट के संकरण का, बीच का जो क्रॉस मानते हैं इसको मानते हैं, या इसके संकरण तैयार हुआ है किससे? सिंधी और बलूची। रंग होता है इसका काला। अब यहाँ आपको डार्क कलर काला नहीं दिख रहा है, लेकिन रंग इसका होता है कैसा? काला। साफ लिखा हुआ है। शरीर का रंग गहरा भूरा काला तथा शरीर भारी होता है, गर्दन लंबी होती है, मोटी मजबूत होती है। अब एक चीज और था, यहाँ इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई होती है इसकी 10 से 12 फीट, ध्यान रखना। इस ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट होती है।
कुबड़ कितना लंबा होता है, कितना इसका व्यास होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जमीन से, ये देखो, जमीन से कुबड़ तक की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। गर्दन लंबी होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, मतलब ये धावक होता है और कृषि कार्य काम आता है। आगे के पैर पीछे के पैरों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ये पैर मजबूत होंगे, आगे के पैर, ये पीछे कमजोर होते हैं। अब इसका सुंदर होने का कारण क्या है? सुंदर होने का कारण होता है इसकी पैरों की हड्डियां जो पतली होती है, कहीं मिल जाएगा, नहीं लिखा हुआ है, देखो पैरों की जो हड्डियां होती है वो पतली होती है, और पतली हड्डियां मतलब सुंदर होना ही है। हाथी का पैर मोटा होता है, सुंदर दिखाई नहीं देता है। हाथी का पैर मोटा होता है, सुंदर दिखाई नहीं देता है। हिरण का पैर पतला होता है लेकिन सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो जो पतली हड्डियां होती है वो सुंदरता का लक्षण है। हड्डियों का पतला होना, मजबूत तो ऊंट है, होगी लेकिन हड्डियां पतली होगी, चपटी होती है, ये तो आपको कंफर्म पता है। तो ये क्या हो गया? सुंदरता का लक्षण हो गया। तो विश्व में बीकानेरी ऊंट सबसे सुंदर नस्ल है। सुंदर नस्ल होने का कारण क्या है? पैरों की हड्डियों का पतला होना। हड्डियां पतली है मतलब क्या है? सुंदर है। फिर देखो सिर के पश्च भाग में बीकानेरी ऊंट की विशेष लक्षण है, ये सिर है यहाँ खोपड़ी, इस खोपड़ी के पीछे की तरफ एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को क्या कहते हैं? स्टोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोप। और ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। सिर के पश्च भाग में आंखों के पीछे गड्ढा होता है जिसे स्टोप कहा जाता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। ये मैं लिख देता हूं, मुख्य लक्षण है इसका। ठीक है, फिर है इस नस्ल के ऊंट। अब इस नस्ल के ऊंट 50 से 80 किलोमीटर की दूरी एक दिन में तय कर सकते हैं। एक दिन का मतलब होता है 12 घंटे। 12 घंटे में अगर अच्छा चले ना, अच्छा इनके सुटेबल हो, एनवायरनमेंट ठीक हो, गर्मी ज्यादा नहीं हो, तो 50 से 80 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर लेते हैं। 24 घंटे में इनको इतना मानते हैं। ऊंटों में बाहर खींचने की मतलब ये लिखा हुआ है, गर्दन लंबी होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, शरीर भारी होता है, मतलब ये बाहर खींचने के लिए उपयुक्त है, ये बाहर ढोने के लिए। एक बोलता तुम बेटा, यहां ऊंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, आप दो चीजें पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कोई नहीं। एक तो बताओ था गोमट। अगर कोई ऊंट सवारी के काम आ रहा है तो उस ऊंट को तो हम क्या कर देंगे? गोमट ऊंट। कोई भी ऊंट है जो सवारी के काम आ रहा है उसे तो हम कहेंगे गोमट ऊंट। और जो भारवाहक ऊंट होता है उसे कहते हैं हम लद्दू ऊंट। इतना ध्यान रखना, कोई भी ऊंट है सवारी के काम आ रहा है उसे तो हम कह देते हैं गोमट कह देते हैं, और जो भारवाहक होता है उसे कहते हैं हम लद्दू ऊंट कहते हैं। अब ये कई ऊंट अलग है, जैसे नाचना ऊंट पढ़ा है आपने जैसलमेर का। अब वो क्या है? कलाकृति के लिए फेमस, उसे हम कह देते हैं नाचना ऊंट। तय कर लेता है। ये बात थी किसकी? बीकानेरी ऊंट की। ऊंचाई हमने देख ली है, बाकी सारे लक्षण हमने देख लिए। रंग क्या होता है? इसका काला होता है, कई बार गहरा भूरा भी इसका रंग मिल जाता है देखने को। ये तो था अपना बीकानेरी ऊंट। अगला देखो भाई, अगला ऊंट कौन सा है? जैसलमेरी। कौन सा है? जैसलमेरी। अब ये है कहां का? जैसलमेर का। दिख रहा है आपको, मतलब जैसलमेर में सवारी के लिए फेमस है। ऊपर पहले से जो कथीला लगा हुआ वो है, तो ये किसके लिए फेमस है? सवारी के लिए। सेना और पुलिस, जो रेगिस्तान क्षेत्र होता है वहां सेना और पुलिस उपयोग में लेती है इसको। अब वो उपयोग में क्यों लेगी? ये तेज धावक होता है, मतलब दौड़ने के लिए फेमस है इसलिए लेती है। इसकी ऊंचाई देख लो बेटा, यहां से यहां तक ऊंचाई होती है इसकी 7 से 9 फीट। मतलब ये बीकानेर से थोड़ा सा छोटा होता है, बीकानेरी ऊंट से थोड़ा छोटा होगा। ऊंचाई कितनी है? 7 से 9 फीट। देखो जैसलमेर का आसपास क्षेत्र का मूल स्थान है। इस नस्ल के ऊंट सवारी व रेतीले भाग में दौड़ के लिए फेमस है, मतलब ये धावक ऊंट होते हैं, तेज धावक होते हैं ये ऊंट, सवारी के लिए फेमस है होता है। फिर देखो जमीन से कुबर तक ऊंचाई मैंने बता दी 7 से 9 फीट ऊंचा होता है। इसका सिर छोटा होता है, गर्दन पतली होती है, नाक हल्की सी ऊपर उठी होती है। ये नाक है ना, ये नाक उठी हुई होती है, इसका ध्यान रखना। अब आगे पढ़ेंगे निचला होठ लटका होना, वो मेवाड़ी में पढ़ेंगे। आंख बड़ी व टांगे लंबी होती है, टांगे लंबी होती है शरीर की अपेक्षा, तभी तेज चलेगा। इन ऊंटों का रंग भूरा होता है या हल्का कालापन लिया होता है, ये नॉर्मल चीज है। इनकी आसान से परिचित होता है। ये ऊंट सीखने फेमस है, मतलब ये दूसरे क्षेत्र में जाएंगे ना तो रास्ते को पहचान जाते हैं, रास्ता पहचानने में फेमस है ये, मतलब इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ना। मैं सीधी सी बात करूं आपके, जब भी तस्करी की जाती है, तस्करी में ऊंट के ऊपर सामान लद दिया जाता है और वो अपने आप चलता है। तस्करी में कोई मानव साथ नहीं होता है इनके, तस्करी में कभी मानव साथ। तस्करी का मतलब क्या है?
ऊंट की तस्करी नहीं करना, ऊंट के शरीर पर या इनके ऊपर कोई भी सामान रखना, अवैध वस्तु रखना, अवैध वस्तु को हम कहते हैं तस्करी। कोई अफीम है, डोडा है, पोस्त है, कोकीन है, ये रेगिस्तान बाड़मेर क्षेत्र में ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, ऊंट के शरीर पर रख दिया, ऊंट को रवाना कर देते हैं। ये पर्याप्त रहता है, मतलब ये प्रशिक्षण करना बड़ा फेमस होता है, ये आराम से प्रशिक्षित होता है, इनको पता है वहां जाना तो वहां चले जाते हैं। ये मतलब रास्ता पहचानने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, प्रशिक्षित शीघ्रता से हो जाते हैं। ये सिर्फ जैसलमेर में है। सर्कस के दौड़ के लिए सबसे उत्तम है, सर्कस में अगर दौड़ करानी हो इनकी तो उसके लिए भी ये ऊंट फेमस है। जैसलमेर में पुलिस व सेना, ये मैंने आपको बात पहले बता दी, सेना और पुलिस के लिए भी ऊंट बड़ा फेमस है। एक ये ठंडी रात में बता दूं आपको, एक ठंडी रात में ये बड़ा 100 किलोमीटर तक भी चल सकता है। इतना चलता नहीं है लेकिन ये 100 किलोमीटर तक दौड़, कई तो इसको ज्यादा मानते हैं लेकिन लगभग ये 100 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। ये एक ठंडी रात होनी चाहिए, अच्छी रात होगी तब। अगला देखो मेवाड़ी ऊंट, कौन सा है, मेवाड़ी। ये मेवाड़ी है कहां का बेटा, हमने राजस्थान में तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है ना राजस्थान में, तो ये कहां का है, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र है, कहां का है, पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र। ये ऊंट क्या करते थे पहले, पंजाब से लेकर गुजरात माल को आने ले जाने के लिए, मतलब भार को ढोने के लिए काम आते थे, पंजाब से लेकर गुजरात। अब पंजाब और गुजरात के बीच में इलाका पड़ता है राजस्थान, तो ये यहाँ पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था और गुजरात का पहाड़ी क्षेत्र है वहां फेमस थे। लेकिन जब पंजाब और बीच में राजस्थान पड़ता है, इस राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में ये थोड़ा सुटेबल हो गए, तो ये यहाँ की हो गई नस्ल, राजस्थान में ये कहाँ की हो गई, मेवाड़ी क्षेत्र की। मतलब मेवाड़ का मतलब उदयपुर क्षेत्र की, उदयपुर चित्तौड़गढ़, ठीक है। मूल स्थान कहाँ है, पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र है, पंजाब से लेकर ये गुजरात तक माल को, पोरबंदर क्षेत्र है ना, वहां माल को लाने ले जाने के लिए काम में आते थे, इसलिए ये हम बीच में क्षेत्र पड़ता है राजस्थान, राजस्थान का मेवाड़ पड़ता है, वहां ये थोड़ा सुटेबल कर गए। पंजाब के ऊंटों में विकसित नस्ल है, प्राचीन समय पंजाब से गुजरात सामान के परिवहन में ये सहायता करते थे। धीरे धीरे ये ऊंट राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल हो गए, तो अब ये यहाँ के हो गए। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला व उदयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, ये मेवाड़ कहलाता है, और इसी ऊंट को क्या कहते हैं, मेवाड़ी कहते हैं। फिर देखो कद अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटा होता है, थूथन लटका होता है, थूथन का मतलब होता है ये बात। अब यहां देखना एक चीज और पढ़ेंगे, निचला होठ, निचला होठ लटका होना, इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। नीचे वाला होठ लटका होना मुख्य विशेषता किसकी है, मेवाड़ी ऊंट की। इसे कहा जाता है गाजी, गाजी ऊंट, क्या कहा जाता है, गाजी ऊंट कहा जाता है। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में सामान ढोने कृषि कार्य के लिए काम में लेता है, मतलब कौन सा है, लद्दूंट कदूम है इसको, या हम कह सकते हैं भार ढोने के लिए काम में लेता है, ये भार ढोने के लिए काम में लिया जाता है। फिर है शरीर का रंग हल्का भूरा या शरीर पर सख्त घने बाल, मोटे बाल होते हैं, ठीक है। मजल ढीला ढाला व निचला होठ लटका होता है, निचला होठ को मजल कहते हैं, निचला होठ का लटका हुआ कहता है, जो इस नस्ल का मुख्य विशेष लक्षण। नीचा होठ लटका होता है इसलिए इसको गाजी ऊंट कहता है। पहाड़ी क्षेत्र पर कृषि कार्य तो उपयुक्त होता है, थोड़ा तिरछा चल सकता है, ये मजबूत होता है, पहाड़ी क्षेत्र पर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, मेवाड़ी। अगले जो फेमस नस्ल वो है कच्छी। कच्छी ऊंट कहाँ का, कन्फर्म है बेटा गुजरात का है, कच्छ का रण गुजरात का है ये। इस नस्ल के ऊंट आमतौर पर भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के होंगे। रंग कैसा होता है इनका, गहरा भूरा, यहाँ तो हल्का काला सा दिख रहा है लेकिन रंग कैसा होगा, गहरा भूरा होता है। इनकी पलकें कानों पर बाल अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ और यहाँ बाल नहीं होते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता है, पलकों पर और कानों पर बाल नहीं होते हैं। सिर बिना स्टॉप के मध्यम आकार का होता है, सिर पर स्टॉप पे नहीं होगा, स्टॉप सिर्फ किसमें होगा, बीकानेर में होगा। शरीर मध्यम आकार का, ऊंट भारी और सुस्त दिखाया जाता है, शरीर मध्यम आकार का होगा और ऊंट क्या होता है, भारी होता है। इस नस्ल के ऊंट आर्द्र जलवायु व दलदली भूमि में अनुकूल होते हैं। निचला होठ लटका होता है, दांत दूर से दिखाई देते हैं, इसका भी निचला होठ लटका होता है, दांत दूर से दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना। निचला होठ लटका और दांत दूर से दिखाई देते हैं, जैसे जर्दा खा रखा हो इसने। ये कौन सा हो गया, कच्छी। और अपना जो अंतिम ऊंट है वो कौन सा बेटा, सांचोरी। कौन सा है, सांचोरी। इसमें बेटा किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना, जो भी क्लियर होगा
हाँ, रोगों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ऊंट के रोग आगे पढ़ेंगे। इन नस्लों के बारे में किसी और जानकारी पूछ रहा हूँ, मेरे को बता देना। अभी सांचौर, ये कहाँ का बेटा? सांचौर जालोर का है। इससे देवासी जाति, या हम कह सकते हैं देवासी, देवासी जो समुदाय है उस लोग पाले जाते हैं। इसका रंग होता है भूरा, इसका रंग तो होता है बेटा भूरा। ये जो काला दिख रहा है ना, वो कोई इमेज की वजह से है, फोटो की वजह से काला दिख रहा है। रंग कैसा होता है इसका? भूरा होता है। मध्यम आकार का होता है, मजबूत शरीर होता है ये, और नॉर्मली कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये कौन सा हो गया? सांचौरी। इसे ही कहते हैं बेटा जालोर, ये जालोर क्षेत्र का है। सांचौर जालोर का फेमस ऊंट है। ये थी बेटा आज के समय, आज की अपनी ऊंट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, ऊंट की नस्लें, इनके बारे में हमने आज बात कर ली। ठीक है, किसी भी कोई भी डाउट हो तो बेटा अपना जो कमेंट सेक्शन वहां कर सकते हैं, या ऐप पर अपना माई डाउट, ऐप पर आता है माई डाउट DOUBT, उस पे आप जाके अपना फोटो खींच के भेज सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका तुरंत बेटा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे अपने बेटा नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। या ऐप पर अपना माई डाउट, ऐप पर आता है माई डाउट DOUBT, उस पे आप जाके अपना फोटो खींच के भेज सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका तुरंत बेटा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे अपने बेटा नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।